In this lecture, we are going to start the general equation of second degree. First of all, we will find that when a second degree equation represents a conic section. What do we mean by conic section? A conic section is the locus of a point which moves so that its distance from a fixed point is in a constant ratio to its distance from a fixed state line. तो यहाँ पे जो ये कोनिक सेक्शन है वो एक लोकस का मतलब क्या हुआ, एक पाथ, कि किस पाथ से वो पॉइंट पास कर रहा है। तो ये अपने पास जो कोई भी पॉइंट जिस पाथ से पास करेगा या पाथ पे मूव करेगा वो हमारे पास कोनिक सेक्शन कहलाएगा। कोनिक सेक्शन के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। अब देखो जो यहाँ पे हमने तीन वर्ड्स कहे, जो फिक्स्ड पॉइंट है कोनिक सेक्शन में, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम फोकस कहेंगे और इसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारी विषय, पर ज्यादातर हम इसे फोकस एफ से यूज करेंगे। इसके बाद है द कांस्टेंट रेशियो। जो कांस्टेंट रेशियो है हम यूज करते हैं इसेंट्रिसिटी और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। इसके बाद अपने पास आ जाती है फिक्स्ड स्टेट लाइन। जो फिक्स्ड स्टेट लाइन है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद अपने पास है जो ये पॉइंट है, पॉइंट जो मूविंग पॉइंट है, जो हमने कहा कि पाथ में मूव करता है, जिस पाथ पे मूव करता है वो कर्व हमें फाइंड आउट करना है। तो जो पॉइंट है वो हम ये सपोज करके चलेंगे कि वो पॉइंट मूव कर रहा है एक प्लेन के अंदर। अब यहाँ पे अगर फिर देखो इसेंट्रिसिटी, क्योंकि इसेंट्रिसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, रेशियो बिटवीन पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो रेशियो है, अगर ये रेशियो इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे द कोनिक इज कॉल्ड अ पैराबोला। तो उस केस में हमारे पास जो कर्व बनेगा वो पैराबोला बनेगा। अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो उस केस में हमारे पास इलिप्स बनेगा और अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो जाती है तो हमारे पास हाइपरबोला बनेगा। In this article, we have to find the equation of conic whose focus, directrix and eccentricity are given, and we have to show that this equation is always of second degree. तो सबसे पहले तो हमारे पास हमने कंसीडर किया कि P कोई एक मूविंग पॉइंट है एक्स वाई, एनी पॉइंट ऑन कोनिक जिसकी इसेंट्रिसिटी E है और फोकस हमारे पास F है एक्स वाई। लेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स Z एंड B, वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने, क्योंकि इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी, इसलिए उसको हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी कंसिडर कर लिया। अब देखो जैसे ये मैंने तुम्हारे को एक डायग्राम बनाई है, इसके अंदर हमारे पास ये जो लाइन है ये हमने एक्सिस लिया है, ये एक्स एक्सिस नहीं हम बोल रहे, हम इसको सिर्फ कोनिक सेक्शन का एक्सिस बोल रहे हैं और इसका ऊपर एक हमने सेंटर लिया है जहां से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन डाली है। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम परपेंडिकुलर टू एक्सिस बोल रहे हैं, फिलहाल वाई एक्सिस नहीं बोल रहे। और यहाँ पे ओरिजिन की जगह पे मैंने सेंटर लिख लिया सी। अब देखो जो ये एक P पॉइंट है मूविंग, P पॉइंट इस तरीके से सपोज मूव कर रहा है, कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, तो P का पॉइंट हमने XY कंसीडर कर लिया। फोकस इधर कहीं होगा जिसको मैंने X1 Y1 यूज कर लिया। फिर डायरेक्ट्रिक्स की ये लाइन मैंने एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करी जो कि एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमारे पास मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन डाल दी जो कि हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल है। इस लाइन को मैंने L से रिप्रेजेंट किया, जहां पे ये एक्सिस को मिलती है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। जहां पे जो ये कर्व है वो एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, उसको हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और या फिर कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अब मेरे को जो कर्व कोनिक की
डेफिनेशन है, कोनिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे कहा क्या है कि जो डिस्टेंस है, फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इज इक्वल टू रेशियो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां से P से मैंने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो उससे ये लेंथ मेरे पास हो गई PM। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PF इज इक्वल टू EPMF। P का पॉइंट है XY, F का पॉइंट है X1 Y1। मैंने कंसीडर कर लिया फोकस, क्योंकि फोकस का भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो वो मैंने X1 Y1 कंसीडर कर लिया। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग PF डिस्टेंस फार्मूला से x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम x1 मतलब जो भी पॉइंट होता है वो पुट करते हैं, पर पॉइंट xy ही है, तो इसलिए x की जगह पे x ही रह गया, y की जगह पे y ही रह गया, ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो ये बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब देखो ये हमारे को पता है कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को हम कोनिक कह रहे हैं, और अब हम इसे प्रूव करना चाहेंगे कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। सेकंड डिग्री इक्वेशन ये केवल तभी बनेगी अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड प्रोडक्ट टर्म तीनों में से कोई एक नॉन जीरो जरूर होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वेट किए, यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास कौन सा आएगा, एक तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर, फिर इधर से आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू हो गई ई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मेरे पास कितना बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इधर आके माइनस, फिर अब प्रोडक्ट टर्म। अब देखो जो प्रोडक्ट टर्म है, इधर से तो प्रोडक्ट टर्म मेरे पास है नहीं, प्रोडक्ट टर्म मेरे पास आएगी इधर से, तो वो क्या हो गई 2ab ई स्क्वायर, इस साइड आई है तो इस करके माइनस आ गया। अब देखो इसमें अपने पास क्या चीज है कि अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करती हूँ कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों या दोनों में से कोई एक नॉन जीरो है, तब तो मुझे पता है कि जो मेरा कर्व है ये सेकंड डिग्री हो गया। तो प्रोडक्ट टर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों के दोनों में से कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है तो वो सेकंड डिग्री होगी ही, और यही मुझे प्रूव करना है। अब देखो अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों जीरो हो जाते हैं, और इसका मतलब कि दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल हो गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, ई कट गया, और उस केस में मेरे पास क्या आ गया, ए विल बी इक्वल टू बी आ जाएगा, और ए और बी दोनों ही एक साथ जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ ए और बी दोनों जीरो हो जाते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन ही नहीं बचेगी, तो इसलिए ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते। अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट टर्म जो है ये -2ab ई स्क्वायर, -2 जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, इसेंट्रिसिटी क्योंकि रेशियो ही है और रेशियो जीरो नहीं हो सकती, तो ये कोई भी वैल्यू इनमें से जीरो नहीं है। तो मान लो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जीरो हो भी गए, तब भी प्रोडक्ट टर्म बच जाएगी। तो हर हालत में ये जो हमारे पास कोनिक की इक्वेशन आई है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगी, और हम जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ तो हमने इसेंट्रिसिटी फोकस वगैरह की शेप में लिखा है, अदरवाइज हम इसे लिखते हैं हमेशा जब जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल भी लिख सकते हो स्मॉल भी लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि ए एच बी जी एफ सी
ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट तुम्हारी मर्जी है, चाहे कोई मर्जी नाम दे दो, पर जनरली हम ABCFGH ये नाम देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ क्या हो गया, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. So that is all for this lecture. Thank you.